Good morning, students and my dear friends. Today is 28th of November 2022, Monday. Before starting the discussion, if you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. इसके अलावा आपको इसी Telegram चैनल पर इकोनॉमिक टाइम्स, मिड्स और बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ हेडलाइंस की सेपरेट PDF भी मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आपको मुझे सपोर्ट करना है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। मोटिवेशन ऑफ द डे इज द ओनली टाइम यू फेल इज व्हेन यू फॉल डाउन एंड स्टे डाउन। एंड दिस इज द मिंट न्यूज़ हेडलाइंस। और आज के बिजनेस स्टैंडर्ड के न्यूज़ डिस्कशन में हम ये 10 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला डिस्कशन, जो कि आर्टिकल नंबर 1 और 2 का है, जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 4 और 6 पर दिए हुए हैं। तो देख लेते हैं पहला आर्टिकल क्या है। FDI इन इक्विटी फ्रॉम 6 सोर्सेज कॉन्ट्रैक्ट इन H1, सो फॉरेन डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट from 6 out of top 10 investing sources or countries or region has seen a contraction during the first half of financial year 23। यानी जो हम इंडिया के टॉप 10 इन्वेस्टिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ से इंडिया में FDI आता है, सबसे ज़्यादा FDI आता है, उनमें से 6 कंट्रीज से FDI इनफ्लो जो है वो फॉल हुआ है इस साल के पहले हाफ में इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर। तो इस फाइनेंशियल ईयर में इंडिया का जो FDI इनफ्लो है वो मॉरिशस, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, जर्मनी और केमन आइलैंड से फॉल हुआ है। अब जो कि FDI फॉल हो रहा है, FDI स्टैंड्स फॉर फॉरेन डायरेक्ट इक्विटी और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो बेसिकली अदर कंट्रीज से इंडिया में आता है ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। यानी ऐसा पैसा, ऐसा फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो कि अदर कंट्रीज़ के नेशनल इंडिया में करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। अब जो कि FDI फॉल कर रहा है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इंडिकेटर फॉर व्हाट, फॉर द एक्सटर्नल डिमांड। तो कि अब एक्सटर्नल डिमांड जो है वो फॉल कर रही है because of the global economic recessionary trends and quantitative tightening of the investment policies, जिसकी वजह से FDI जो इमर्जिंग कंट्रीज में आता था इंक्लूडिंग इंडिया, उसमें फॉल देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली होता क्या इन्वेस्टमेंट का, जो डेवलप कंट्रीज़ होते हैं उनके पास कैपिटल ज़्यादा होता है, तो वो डेवलप कंट्रीज़ के जो इन्वेस्टर्स होते हैं दे इन्वेस्ट इनटू इमर्जिंग मार्केट्स और डेवलपिंग कंट्रीज़ जहाँ पर रिटर्न की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं या रिटर्न्स के चांसेस, हाई रिटर्न के चांसेस होते हैं। अब चूंकि एक्सटर्नल डिमांड फॉल कर रही है, रिसेशनरी ट्रेंड चल रहा है ऑल अक्रॉस द मेजर डेवलप्ड इकोनॉमीज, चाहे वो USA हो, चाहे वो EU हो, चाहे वो अदर डेवलपिंग कंट्रीज हो, जिसकी वजह से तो अपनी खुद की इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे हुए हैं। मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग की वजह से जो फंड अवेलेबिलिटी है, लिक्विडिटी अवेलेबिलिटी है, वो नहीं है, जिसका इम्पैक्ट हमें जो इमर्जिंग मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट आता था, FDI इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, उसमें फॉल के फॉर्म में देखने को मिल रहा है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो अप्रैल से, सिंस अप्रैल देयर इज़ अ डाउनवर्ड ट्रेंड इन FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो। हालांकि जो DPIIT ने डेटा पब्लिश किया है, अगर उसको हम और क्लियरली देखें तो अप्रैल से 2 साल पहले FDI या फॉरेन डायरेक्ट इक्विटी में हमें रोबस्ट ग्रोथ देखने को मिली थी। अप्रैल टू सितंबर, इसके बाद अप्रैल टू सितंबर 14% का डिक्लाइन देखने को मिला, अप्रॉक्सीमेटली $26.9 बिलियन का FDI अप्रैल टू सितंबर क्वार्टर में हमें यहाँ फर्स्ट हाफ में हमें देखने को मिला, एज पर द रिसेंटली पब्लिश डेटा ऑफ DPIIT। और अगर टोटल FDI की बात करी जाए तो टोटल FDI मीन्स इट इंक्लूड्स इक्विटी कैपिटल ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडीज, री इन्वेस्टेड अर्निंग्स एंड अदर कैपिटल्स। अगर टोटल FDI को देखें तो अप्रैल टू सितंबर पीरियड में, यानी फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 के ड्यूरेशन में जो टोटल FDI रहा वो अप्रॉक्सीमेटली $38.9 बिलियन रहा, जो कि पिछले साल से 8% कम है। पिछले साल यही नंबर अप्रॉक्सीमेटली $42.2 बिलियन का था।
और जो इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हमें देखने को मिला है वो यूएस और यूके से आने वाला जो एफडीआई है, जो इन्वेस्टमेंट है, उसमें देखने को मिल रहा है। उसका सीधा रीज़न है कि ये सारे जो रीज़न हैं इनमें रिसेशनरी कंडीशंस चल रही हैं, मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग चल रही है, जिसकी वजह से लिक्विडिटी अवेलेबिलिटी नहीं है इकोनॉमीज़ में, एंड दैट इज़ वाई दे हैव द फ्यूअर रिसोर्सेज टू इन्वेस्ट इनटू इमर्जिंग मार्केट जस्ट लाइक इंडिया। और इकोनॉमिस्ट भी इसी बात को मान रहे हैं कि जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट करना ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड जो है वो हार्ड हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम इट, कई सारे इकोनॉमिस्ट का भी मानना है कि जब हम 2 साल अप्रैल से पहले का टाइम पीरियड देखें, जब एफडीआई ने 2 साल का स्ट्रॉन्ग या रोबस्ट ग्रोथ रजिस्टर की थी, उस ड्यूरेशन में क्वांटिटेटिव ईजिंग हो रही थी और बहुत ज़्यादा फंड अवेलेबल था। इसकी वजह से 2 ईयर्स की रोबस्ट ग्रोथ इंडिया ने एफडीआई इनफ्लो के फॉर्म में रजिस्टर करी थी। हालांकि रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद से ये जो सिचुएशन है मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग की और ज़्यादा सीवियर होगी, जिसकी वजह से फंड अवेलेबिलिटी नहीं है। एंड दिस इज़ द एफडीआई इक्विटी इनफ्लो फ्रॉम टॉप इन्वेस्टिंग countries to India in the first half of financial year 23। हम देख सकते हैं financial year 22 और financial year 23। तो comparative study है, this orange bar indicates for financial year 22 and this black bar indicates for financial year 23। और हम देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली हर कंट्री के केस में, चाहे वो मॉरिशस हो, सिंगापुर हो, यूएस हो, नीदरलैंड हो, जापान हो, यूके हो, सबके मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें जो एफडीआई इनफ्लो है वो फॉल होता हुआ दिख रहा है, एक्सेप्ट यूएई, जापान और सिंगापुर। और अगर हम देखें तो इन कंट्रीज़ के साथ जापान, यूएई और सिंगापुर से जो इंडिया का एफडीआई बढ़ा, उसमें कहीं ना कहीं जो बायलैटरल नेगोशिएशंस चल रहे हैं उनका इम्पॉर्टेंट रोल है। एंड दिस इज़ द सेक्टर वाइज एफडीआई इन्वेस्टमेंट। तुम देख सकते हैं सर्विस, कंप्यूटर, हार्डवेयर, टेलीकॉम, ट्रेडिंग, ऑटो इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, केमिकल्स, ड्रग, फार्मा, मेटलर्जी, इन सब का डेटा दिया हुआ है। हालांकि सर्विस सेक्टर में अगर हम देखें तो थोड़ा सा हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है एफडीआई में। मोर इम्पॉर्टेंटली कंप्यूटर, ऑटो इंडस्ट्री और ट्रेडिंग में हमें सबसे ज़्यादा एफडीआई देखने को मिलता है इन कंपैरिजन टू द अदर सेक्टर। ये तो बात रही एफडीआई की। अगर हम एफपीआई को देखें तो जब से रशिया यूक्रेन क्राइसिस स्टार्ट हुई है उसके बाद से ये डोलडम की सिचुएशन बनी हुई है। जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इमर्जिंग मार्केट से अपना मनी पुल आउट कर रहे हैं और ये जो सिचुएशन थी काफ़ी टाइम से बनी हुई थी। बट रीसेंट टाइम में अगर हम देखें पिछले कुछ 1-2 महीनों से, हम बोलें इवन नवंबर से, तो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में फिर से रिटर्न होना शुरू हो गया है। अभी तक हम बात कर रहे थे एफडीआई की, दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और ये न्यूज़ है फॉरेन पोर्टफोलियो एफपीआई के बारे में, जो कि पेज नंबर 6 पर दी हुई है। आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एफडीआई एंड एफपीआई, यानी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात करें तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स आर रीडिस्कवरिंग देयर लिंकिंग इनटू द इंडियन इक्विटी मार्केट, और अप्रॉक्सीमेटली 31 करोड़ का एफपीआई हमें देखने को मिला है इन द मंथ ऑफ नवंबर। और इसका रीज़न डेफिनेटली, अगर एफपीआई बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स अगर इंडिया में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इमर्जिंग मार्केट्स में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका रीज़न होगा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, दे आर होपिंग कि देयर विल बी लेस रेट हाइक्स और लेस एग्रेसिव रेट्स हाइक बाय द सेंट्रल बैंक्स ऑल अक्रॉस द कंट्री, क्योंकि अब थोड़ा सा इकोनॉमीज जो है वो रिकवर करना शुरू, जो कि मिक्स डेटा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कई सारे इंडिकेशंस आ रहे हैं कि प्रॉबेबली जो सेंट्रल बैंक्स हैं, चाहे वो फेडरल रिजर्व हो चाहे आरबीआई हो, वो अब उतना एग्रेसिवली पॉलिसी रेट हाइक पर नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से जो मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स है वो पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा। जो इकोनॉमीज हैं, जो डिमांड है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, वो इंक्रीज़ करेंगी। और इसी ऑप्टिमिज्म की वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं दे आर अनलाइकली टू बी द मेजर सेलर गोइंग फॉरवर्ड। तो नवंबर में ऐसा कम देखने को मिलेगा बायर के फॉर्म में, यानी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा देखने को मिलेगा बायर के फॉर्म में। इंडिया में एफपीआई इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा अनलाइक अगस्त एंड सितंबर मंथ, जबकि हमें एफपीआई में सेलिंग देखने को मिली थी, पुल आउट देखने को मिला था इंडियन इमर्जिंग मार्केट से। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 और 4 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। यूएसआईएनसी रेड फ्लैग्स रिस्ट्रिक्शंस इन ट्रेड विद इंडिया। यूएस के जो इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, कौन कौन से इंडस्ट्री एसोसिएशन, जो डिफरेंट फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर, डेयरी, टेलीकम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ में यूएस एम्प्लॉयर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर, डेयरी, टेलीकम्युनिकेशन और सॉफ्टवेयर के जो इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, यूएस इंडस्ट्री एसोसिएशन, उन्होंने
यूनाइटेड नेशन ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यूएसटीआर से अपने कंसर्न रजिस्टर्ड किए हैं। कैसे कंसर्न, किस चीज़ को लेकर के कंसर्न है यूएस इंडस्ट्री एसोसिएशंस को? जो यूएस इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, दे आर रेजिंग देयर कंसर्न ओवर्स इंडियाज ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स और ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी। तो एक अपकमिंग नेशनल एस्टिमेट रिपोर्ट ऑन फॉरेन ट्रेड एंड बैरियर्स, द अमेरिकन industries associations are actually representing or raising their concern over India's trade restrictive policy और trade restrictive measure। तो यूएस के जो फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर, डेयरी, कम्युनिकेशन और सॉफ्टवेयर के इंडस्ट्री एसोसिएशन है, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव से इंडिया की एक तरह से कंप्लेन करी है। किस चीज़ को लेकर के? इंडिया की जो ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ हैं, मेजर्स हैं, उनको लेकर के। और नेशनल एसोसिएशन ऑफ मैन्युफैक्चरर्स का ये कहना है कि रिसेंटली इंडिया ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए या अपनी डोमेस्टिक जो कंपनीज़ हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए, और उन स्टेप्स की वजह से यूएस की जो कंपनीज़ हैं उनको इंडिया में इन्वेस्ट करना, इंडिया से एक्सपोर्ट करना प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, चैलेंजिंग हो रहा है, डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो क्या ऐसे मेजर्स हैं जिसको लेकर के यूएस इंडस्ट्री एसोसिएशंस यूएसटीआर के पास गए? तो बेसिकली उनका ये कहना है कि कुछ नॉन टैरिफ मेजर्स और कुछ टैरिफ मेजर्स ऐसे लें। जैसे इंडिया ने रिसेंटली कुछ सेक्टर में टैरिफ रेट बहुत ज़्यादा हाई कर दिए हैं, रिस्ट्रिक्टिव बॉर्डर मेजर्स लिए हैं, जिसकी वजह से इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना, इंडिया से एक्सपोर्ट करना, इंडिया में इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो रहा है यूएस कंपनीज़ के लिए। और इसी को लेकर के जो एसोसिएशन बॉडीज़ है उनका ये कहना है कि डिस्पाइट इंक्रीज इन यूएस एक्सपोर्ट टू इंडिया इन रीसेंट ईयर, मैन्युफैक्चरर्स इन यूएस एक्सपोर्टेड फ्यूअर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स टू इंडिया, अप्रॉक्सीमेटली $22.8 billion in 2021 than countries than Belgium and Singapore, whose economies are less than 1/5 the size of the India। तो बेसिकली इन एसोसिएशन का ये कहना है कि इंडिया से जिस तरह से एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होना चाहिए पिछले कुछ टाइम में, उस पोटेंशियल में एक्सपोर्ट इंक्रीज़ नहीं हुआ, जबकि हमारा सिंगापुर और बेल्जियम जैसे कंट्रीज़ के साथ एक्सपोर्ट ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। जबकि अगर इन कंट्रीज़ को देखें, सिंगापुर और बेल्जियम जैसे कंट्रीज़ को, इनका जो साइज़ है इंडिया के 1/5 के बराबर भी नहीं है। और इसका रीज़न क्या दिया है? इसका रीज़न ये था कि इंडिया की जो इकोनॉमीज़ हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, दे आर यूजिंग द ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़, हाई ट्रेड बैरियर, हाई टैरिफ, जिसकी वजह से जो यूएस मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इंडिया में एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे। इसके अलावा स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल्स जैसे मेजर्स को लेकर के भी इस तरह के ही कंप्लेन करें कि इंडिया ने स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल जैसे मेजर्स भी लगा दिए हैं, मोर स्पेसिफिकली टॉयज़ और फुटवेयर जैसे सेक्टर्स से यूएस एक्सपोर्ट को कम करने के लिए। तो टॉय एसोसिएशन ने भी इंडिया की बेसिकली कंप्लेन करी है, या हम कह सकते हैं कंसर्न रेज किए हैं कि जो यूएस की जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इंडिया में अपना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे अप टू द पोटेंशियल। तो बेसिकली जितनी भी एसोसिएशन बॉडीज़ हैं यूएस में, चाहे वो टॉय हो, डेयरी हो, आईटी हो या अदर मैन्युफैक्चरर्स हो, उन्होंने यूएसटीआर से कहा है कि इंडिया की ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ उनको इंडिया में बिजनेस नहीं करने दे रही। क्योंकि अगर आप अलग अलग सेक्टर में देखें तो किसी किसी सेक्टर में तो 200% तक का टैरिफ इंडिया ने इम्पोज कर दिया, जिसकी वजह से इंडिया में अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाना बहुत ज़्यादा कॉस्टली या लेस कॉम्पिटिटिव हो रहा। तो एसोसिएशंस ऑफ मैन्युफैक्चरर्स आर टॉकिंग अबाउट द हाई टैरिफ, हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड अदर नॉन टैरिफ बैरियर्स को लेकर के यूएसटीआर से कंप्लेन करें। तो लेट अस सी, हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में इंडिया और यूएसटीआर के बीच में हमें ज़्यादा ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस और देखने को मिले। प्रॉबेबली यूएस जो है वो रिटेलिएटरी मेजर्स भी ले सकता है इस केस में। ये तो बात रही इंडिया और यूएसए की। इसी के साथ हम एक और एडिटोरियल डिस्कस कर लेते हैं जो बेसिकली डब्ल्यूटीओ की जो रीसेंट मीटिंग्स हुई हैं उसके बारे में है और उस पर रिलेटेड है। तो लास्ट वीक अप्रॉक्सीमेटली 200 कंट्रीज़ के जो डेलीगेट्स से उन्होंने कंक्लूड किया कि क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए वो एक फंड और पूल क्रिएट करेंगे जो वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं उनको हेल्प करेंगे इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। लेकिन यहाँ पर ऑथर का ये कहना है कि केवल फाइनेंस प्रोवाइड करना ही सोल्यूशन नहीं है क्लाइमेट चेंज से फाइट आउट करने के लिए। फाइनेंस इज़ द वन पार्ट ऑफ द सोल्यूशन।
A good trade policy framework is very important to turn the climate investment into climate transformation. तो यहाँ पर बेसिकली ऑथर का ये कहना है, या जो हम बोल सकते हैं एडिटोरियल का ये कहना है कि केवल और केवल फाइनेंस प्रोवाइड करना ही सोल्यूशन नहीं है क्लाइमेट के चैलेंजेस या क्लाइमेट के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने का। कंट्रीज़ को एक प्रॉपर ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क भी तैयार करना पड़ेगा एज पर द WTO इन इट्स वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट 2022। तो WTO ने भी इस चीज़ को बोला है कि एक प्रॉपर ट्रेड पॉलिसी, एक एफिशिएंट गुड ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क इम्पॉर्टेंट है क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट को क्लाइमेट ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज करने के लिए, क्योंकि WTO के अकॉर्डिंग a trade solution is very important for achieving the low carbon, resilient and just transition। क्योंकि ट्रेड से बहुत ज़्यादा जो कार्बन एमिशन है वो रिड्यूस हो सकता है, क्योंकि ऐसे कंट्रीज़ जिनके पास ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है, ज़्यादा ग्रीन टेक्नोलॉजी है, वो अपने ग्रीन प्रोडक्ट्स को दूसरे कंट्रीज़ में प्रॉपरली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक रिजिलियंट सप्लाई चेन बनाया जा सकता है जिसकी वजह से कम इंडस्ट्री सेटअप होगा, कम कार्बन एमिशन होगा। इसके अलावा हर कंट्री के पास प्रॉपर अवेलेबिलिटी रहेगी प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की, फूड की, जिसको लेकर के जो क्लाइमेट चेंजेस के चैलेंजेस हैं उनको भी ओवरकम करने में हेल्प मिलेगी। तो ओवरऑल बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट है जहाँ पर ये बताया गया कि किस तरीके से एक ट्रेड पॉलिसी जो है वो क्लाइमेट रिलेटेड चैलेंजेस को ओवरकम करने में हेल्प कर सकती है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन रीड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इन डिटेल। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। गवर्नमेंट कैन एक्सेस पर्सनल डेटा इन इमरजेंसी MOS। हम सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट ने डेटा प्रोटेक्शन बिल, डेटा प्राइवेसी बिल को प्रेजेंट कर दिया है पार्लियामेंट में, और उसके बाद से बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन भी स्टार्ट हो चुका है इस डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 को लेकर के। इससे पहले भी पार्लियामेंट में ये बिल लाया गया था जहाँ पर कुछ क्लॉज को लेकर के बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होता है। इसके बाद से गवर्नमेंट ने वो ड्राफ्ट वापस ले लिया था, और ऐसा कहा जा रहा है कि जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन DPDP बिल 2022 आया है ये पिछले ड्राफ्ट से बेटर है। इसमें जो क्लॉजेज हैं उनको जिनको लेकर के आर्ग्यूमेंट से जिनको लेकर के डिस्प्यूट था उन क्लॉजेस को रिमूव करके दोबारा से रिप्रेजेंट किया गया है। हालांकि अब फिर जब से ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 प्रेजेंट हुआ है, इसके बाद से फिर डेटा प्रोटेक्शन, डेटा प्राइवेसी, डेटा लोकलाइजेशन, डेटा शेयरिंग को लेकर के कई सारे मल्टीलैटरल फोरम्स में नेगोशिएशंस, डिस्कशन स्टार्ट हो गए हैं। अब इसमें एक पॉइंट ये उठ रहा है कि जो गवर्नमेंट ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 पब्लिक और स्टेक होल्डर कमेंट के लिए रखा है, उसमें एक प्रोविज़न है कि जो गवर्नमेंट जब चाहे तब इंडिविजुअल के डेटा को, किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकती है। उसी को लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट के लिए भी सिटीजन्स की प्राइवेसी को वॉयलेट करना पॉसिबल नहीं होगा एज पर दिस डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। हालांकि देयर आर सर्टेन एग्जेम्पशंस, कुछ एग्जेम्पशंस दिए गए हैं गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट बहुत ईजिली एक्सेसिबल या नॉर्मल और कॉमन सर्कमस्टांसेस में इन डेटा को अब एक्सेस नहीं कर सकती, किसी भी पर्सनल डेटा को। Only in exceptional circumstances it is allowed. And what are the exceptional circumstances? Just like national security, पैंडेमिक एंड नेचुरल डिजास्टर। तो बेसिकली 3 एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस इसमें बोले गए हैं। एक तो नेशनल सिक्योरिटी, दूसरा पैंडेमिक जैसी सिचुएशन अगर आती है, तीसरा कोई नेचुरल डिजास्टर आता है। केवल उस केस में ही गवर्नमेंट को इंडिविजुअल के पर्सनल डेटा को एक्सेस करने का राइट है। अदरवाइज कॉमन सिचुएशंस में, नॉर्मल सिचुएशन में गवर्नमेंट विल नॉट बी एबल टू वॉयलेट द प्राइवेसी ऑफ द सिटीजन एज पर दिस पर्टिकुलर बिल। और गवर्नमेंट के इंटरवेंशन को लेकर के भी क्लैरिटी दी गई है कि जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड प्रपोज किया गया है इस डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में, एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड भी प्रपोज किया गया है फॉर एडजुडिकेटिंग द मैटर रिलेटेड टू डेटा प्रोटेक्शन। तो उसको लेकर भी मिनिस्टर ने बोला है कि इसमें किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल का कोई भी नॉमिनेशन नहीं होगा, कोई भी इंटरवेंशन नहीं होगा। दिस पर्टिकुलर बॉडी विल बी द इंडिपेंडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। तो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो एस्टैब्लिश किया जाएगा अंडर DPDP
एक्ट अगर एक्ट हो जाता है तो उसमें गवर्नमेंट का किसी भी तरीके से कोई इंटरवेंशन नहीं होगा, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा. दैट बॉडी विल बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस एंड विल नॉट हैव एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑन बोर्ड. तो बेसिकली ट्विटर लाइव पर जो मिनिस्टर हैं वो अब बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दे रहे थे ऑन डीपीडीपी बिल. उसी पर ये डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड और गवर्नमेंट राइट को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया था. तो शायद प्रॉबेबली वो पब्लिक स्टेक होल्डर्स को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से ये बिल अब बनाया गया है दैट हैज़ रिमूव सो मैनी कॉन्ट्रोवर्शियल क्लॉजेस. और इसमें को लेकर के मिनिस्टर ने भी बोला है कि प्रॉपरली क्लियर टर्म्स लिखे हुए हैं कि कब और कौन से एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होंगे और किन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में गवर्नमेंट जो है वो इस डेटा को एक्सेस कर पाएगी. तो क्लियर है, नो एम्बिग्विटी, क्लैरिटी है, नो एम्बिग्विटी. गवर्नमेंट कैन नॉट मिस यूज दिस डेटा प्रोटेक्शन बिल अगेंस्ट द सिटीजन इंटरेस्ट. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड. मॉडरेट पेस ऑफ मॉनेटरी टाइटनिंग इंडिया INC टू RBI. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और MPC की नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है और इसमें ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि प्रॉबेबली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और MPC फिर से रेट हाइक पर जा सकती है, सीइंग द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ इंडिया, सीइंग द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ वर्ल्ड. और अगर इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो इस फाइनेंशियल ईयर में अप्रॉक्सीमेटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 190 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज कर चुकी है इंटरेस्ट रेट में. उसी को लेकर के कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जो कि एम्प्लॉयर एसोसिएशन है उसने सेंट्रल बैंक से अर्ज किया है, रिक्वेस्ट करी है, हम बोल सकते हैं सेंट्रल बैंक को सजेस्ट किया है कि जो भी मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग हो दैट शुड बी मॉडरेट पेस, दैट शुड बी विद मॉडरेट पेस. मॉडरेट पेस मीन्स स्लो पेस से हो, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग ना हो इनटू फोर्थ कमिंग पॉलिसी मीटिंग. तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने रिक्वेस्ट करा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से, या बोल सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI जो कि इंडिया का सेंट्रल बैंक है, उससे रिक्वेस्ट करिए कि जो मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग है उसकी पेस जो है वो मॉडरेट रखी जाए. तो अगर CII की बात आई तो हम जान लें CII क्या है. CII बेसिकली इंडस्ट्री बॉडी है जो कि कई सारे सेक्टर्स को, कई सारी कंपनीज को रिप्रेजेंट करती है. और CII की एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही अप्रॉक्सीमेटली 2000 जो कंपनीज़ हैं उनका सेकेंड क्वार्टर की जो टॉप लाइन है, जो बॉटम लाइन है वो मॉडरेट हुई है ऑन सीक्वेंशियल बेसिस. तो मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं अगर आपको बताऊं तो बेसिकली उनका ये कहना है कि 2000 जो कंपनीज़ हैं उनका जो प्रॉफिट है, उनका जो रिवेन्यू है वो इम्पैक्ट हुआ है सेकेंड क्वार्टर में बिकॉज ऑफ दिस मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग. क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग हुआ, लेस फंड अवेलेबिलिटी हुई जिसकी वजह से कंपनीज़ को कॉस्टली बोरोइंग करनी पड़ी. बोरोइंग के अलावा बिकॉज ऑफ द हाई बोरोइंग कॉस्ट जो मार्केट थी उसमें डिमांड रिड्यूस हुई तो उनके जो प्रॉफिट और सेल हैं वो भी रिड्यूस हुए या डिक्लाइन हुए. और इसी को लेकर के जो CII है उसका कहना है कि प्रॉबेबली अगर RBI कम एग्रेसिव फॉर्म में पॉलिसी रेट हाइक पर जाए तो उसका इम्पैक्ट हमें डिमांड और इन्वेस्टमेंट पर कम देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो कंपनीज थ्राइव कर रही हैं, सर्वाइव नहीं कर पा रही, उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा. तो लास्ट टाइम जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज़ किया है उसको देखते हुए CII ने बोला कि प्रॉबेबली इस बार 50 बेसिस पॉइंट से कम का इंक्रीज़ करना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, सीइंग द पॉलिसी क्राइसिस एंड ग्लोबल प्रॉस्पेक्ट. हालांकि जिस तरह से ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है उसका इम्पैक्ट तो इंडियन कंपनीज पर विजिबल होगा ही होगा, गिवन द हेडविंड्स टू द डोमेस्टिक ग्रोथ मेनली emanating from the global uncertainty. The RBI should consider the moderating pace of its monetary policy tightening as per the CII. तो लेट अस सी, जो CII ने अपनी रिकमेंडेशंस दे दी हैं, RBI से अर्ज किया है कि जिस तरीके से ग्लोबल लेवल पे पॉलिसी क्राइसिस चल रहा है उसको देखते हुए इंडिया के पास ज़्यादा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं. तो RBI के लिए इतना ज़रूरी नहीं है, इंडिया के सेंट्रल बैंक के लिए इतना ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग पर जाए. तो प्रॉबेबली RBI के पास थोड़ा सा मार्जिन अवेलेबल है जिसकी वजह से RBI मॉडरेटेड फॉर्म में, नॉट स्लो फॉर्म, मॉडरेटेड फॉर्म में पॉलिसी रेट हाइक पर जा सकता है, जिससे कि कंपनीज़ को भी हेल्प मिलेगी, डिमांड भी इंडिया में जो है वो सफिशिएंट बनी रहेगी, जो इकॉनमी है वो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी प्रॉपरली मैनेज रहेगी. तो लेट अस सी, ये तो CII के रिकमेंडेशंस हैं कई सारे इश्यूज़ को लेकर के. अब आगे आने वाली पॉलिसी मीटिंग में RBI किस तरीके CII के रिकमेंडेशंस को फॉलो करता है या नहीं,
वो तो आगे भी देखने पर पता चलेगा। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। इकोनॉमिस्ट सी 35 BPS रेट हाइक देन पॉज। तो ये है बिजनेस स्टैंडर्ड का एक पॉलिसी पोल। जब कभी भी एमपीसी होने वाली होती है तो बिजनेस स्टैंडर्ड एक्सपर्ट से अप्रॉक्सीमेटली 10 to 20 एक्सपर्ट से एक सर्वे करता है, जो एक्सपर्ट डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करते हैं, और उनसे बेसिकली ये पूछा जाता है कि उनके अकॉर्डिंग इस बार एमपीसी कितना रेट हाइक कर सकती है, कितना रेट डिक्लाइन कर सकती है या रिड्यूस कर सकती है। तो इस बार जो बिजनेस स्टैंडर्ड पॉलिसी पोल हुआ है उसके अकॉर्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो अप्रॉक्सीमेटली 35 बेसिस पॉइंट का हाइक कर सकती है रेपो रेट में इनटू अपकमिंग एमपीसी मीटिंग दैट इज शेड्यूल्ड ऑन December 7। क्योंकि जिस तरीके से कोर इन्फ्लेशन, सीपीआई और हेडलाइन इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा सा डाउन हुई है, उसको देखते हुए जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि प्रॉबेबली उतना एग्रेसिव पॉलिसी रेट हाइक देखने को नहीं मिलेगा जितना हम पहले एंटिसिपेट कर रहे थे। प्रॉबेबली 35 बेसिस पॉइंट तक का इंक्रीज कर सकती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद थोड़े टाइम के लिए पॉज लेगी क्योंकि अब इकोनॉमिक ग्रोथ को भी देखना है। तो सम एक्सपेक्ट अ स्लाइट रिडक्शन इन जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट as well because of this continuous monetary policy tightening. RBI or MPC more specifically may go for certain reduction or certain स्लैश इन जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट। ऐसा कहना एक्सपर्ट है कि प्रॉबेबली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एमपीसी इस बार की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसमें भी थोड़ा सा कट डाउन कर सकती है। इसके अलावा 35 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज या 35 बेसिस पॉइंट तक का इंक्रीज देखने को मिल सकता है रेपो रेट में। तो ये प्रोजेक्शन है बिजनेस स्टैंडर्ड पॉलिसी पोल के। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। रूरल हाउसिंग प्लान में गेट ₹28K करोड़ बूस्टर इन्फ्यूजन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 28,000 करोड़ का एलोकेशन करने जा रही है। किस चीज़ को? अपनी फ्लैगशिप रूरल हाउसिंग प्रोग्राम, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ना कि शहरी। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है PMAYJ, इसके 2 पार्ट्स हैं, एक सिटी के लिए, एक रूरल एरियाज़ के लिए। तो PMAYG ग्रामीण के लिए अप्रॉक्सीमेटली 28,000 करोड़ का एलोकेशन, एडिशनल एलोकेशन, माइंड इट स्टूडेंट, दिस इज एडिशनल एलोकेशन गवर्नमेंट करने जा रही है फॉर अपकमिंग फिस्कल ईयर। और इसके 2 रीज़न हो सकते हैं अगर गवर्नमेंट एडिशनल एलोकेशन कर रही है। अगर हम देखें 2021 से, तो 2021 में 19,000 करोड़ का एलोकेशन हुआ था, 2022 में फिर से अप्रॉक्सीमेटली 19,000 का, और फिर से रिवाइज एलोकेशन होता है 20,000 करोड़ का, एंड देन 23 में 20,000 का, और इस बार इसको इंक्रीज़ करके 28,000 करने जा रही है गवर्नमेंट। रीज़न 2, क्योंकि जिस तरीके से जो रिपोर्ट्स हैं इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं वो बोल रहे हैं गवर्नमेंट को अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए, कई सारी पॉलिसीज़ में कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहे वो एक्सपेंडिचर हो, तो उसकी वजह से भी गवर्नमेंट एक ये एडिशनल एलोकेशन कर रही है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट रीज़न है कहना है कि 2024 के जो इलेक्शन है उसको देखते हुए गवर्नमेंट फ़िलहाल के लिए एडिशनल एलोकेशन कर रही है, एडिशनल फंड इंजेक्ट कर रही है। So the injection of additional fund is also important because of the increased demand from the states. So states की डिमांड भी इंक्रीज़ हो रही है, इलेक्शन भी आ रहे हैं, और जिस तरीके से एक्सपर्ट जो सजेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट शुड इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर, उसकी वजह से प्रॉबेबली गवर्नमेंट ये एडिशनल एक्सपेंडिचर या एडिशनल इन्वेस्टमेंट या इन्फ्यूजन कर रही है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। चाइना +1 स्ट्रैटेजी, इंडियन API फर्म स्टार्ट टू रीप बेनिफिट्स। अगर इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज की बात करी जाए, API स्टैंड्स फॉर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो कि किसी भी ड्रग के कोर पार्ट होते हैं जो कि ड्रग में डिज़ायर थेरेपेटिक इफेक्ट्स जनरेट करते हैं। और अगर पैंडेमिक से पहले की बात करें तो इंडिया की जो 60% रिक्वायरमेंट थी API के फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की, वो हम चाइना से पूरी करते थे। हम बोल सकते थे डिपेंडेंसी हमारी चाइना पर थी या अदर कंट्रीज़ पर थी API को लेकर के। इंडिया में बहुत ज़्यादा API मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता था। API मीन्स एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। पैंडेमिक के ड्यूरेशन में, जबकि चाइना में कई को लेकर के बहुत ज़्यादा मिसट्रस्ट क्रिएट होता, उस ड्यूरेशन में पैंडेमिक की वजह से हम ये कह सकते हैं कि प्रॉबेबली इंडिया को या इंडियन जो फार्मास्यूटिकल API प्लेयर्स हैं उनको बेनिफिट हुआ था पैंडेमिक से, क्योंकि
पैंडेमिक की वजह से जो सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ था उसकी वजह से जो चाइना का प्लेस था वो इंडियन जो एपीआई मैन्युफैक्चरर्स थे, प्लेयर्स थे, उन्होंने ले लिया। तो प्रॉब्ली पैंडेमिक एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन हैव बेनिफिटेड द इंडियन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट प्लेयर्स द मोस्ट। और उसके बाद से जो एक पेस स्टार्ट हुआ उससे कंटिन्यूसली इंडिया का जो एपीआई मार्केट है वो ग्रो कर रहा है। अगर हम देखें 2020 में जो ग्लोबल एपीआई मार्केट एस्टिमेट था वो अप्रॉक्सीमेटली 181.3 था, जो कि अब इंक्रीज होकर के 259.3 पहुंच जाएगा एज पर द प्रोजेक्शन इन फाइनेंशियल ईयर 2026। और इंडिया भी इसमें कहीं ना कहीं अपना शेयर खोज रहा है। तो पैंडेमिक और जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से जो इंडिया के एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट प्लेयर्स हैं उनको फ़ायदा हुआ है। एंड एज अ मल्टी नेशनल परस्यू अ चाइना +1 स्ट्रैटेजी टू डी रिस्क देयर डिपेंडेंसी ऑन चाइना। तो अब जो अदर फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हों चाहे वो अदर कंट्रीज़ की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, अब वो भी चाइना पर डिपेंडेंसी नहीं रखना चाहती बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक एक्सपीरियंस। पैंडेमिक की वजह से जो सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ था चाइना में, उसकी वजह से जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ थी वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई थी क्योंकि उनको एपीआई अवेलेबल नहीं थे बिकॉज ऑफ द डिसरप्शन, और उनका जो भी पूरी डिपेंडेंसी थी वो चाइना थी। चाइना एक बहुत इंपॉर्टेंट सप्लायर था इन केस ऑफ एपीआई, लेकिन पैंडेमिक ने एमएनसीज को ये लेसन दिया है कि उनका सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए अब जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं दे आर डाइवर्सिफाइंग देयर सप्लाई चेन इन केस ऑफ एपीआई। और इसके लिए वो कौन सी पॉलिसी, कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रही? चाइना +1 स्ट्रैटेजी। इट मीन्स चाइना से तो वो एपीआई अभी एज ऑफ नाउ लेंगे, बट चाइना के अलावा +1 वो एक और ऐसा डेस्टिनेशन रखेंगे या सोर्स रखेंगे जहां से वो एपीआई इंपोर्ट कर पाएँ। और उसके लिए इंडिया जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन के सामने आ रहा है। तो ये कहना है इस न्यूज़ का कि जो चाइना +1 स्ट्रैटेजी है एमएनसीज की, वो इंडिया के एपीआई जो मार्केट है उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकती है। चाइना के अलावा इंडिया कुड बी द अदर ऑल्टरनेटिव फॉर एपीआई सप्लाई। और जिस तरीके से हेल्दी ग्रोथ प्रोजेक्ट करी जा रही है, तो इंडिया के लिए, ये इंडियन एमएनसीज के लिए, इंडियन एपीआई फर्म्स के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है टू टैप द बेनिफिट्स, टू टैप द पोटेंशियल, टू टैप द मार्केट। तो चाइना के अलावा इंडिया कुड बी द पॉसिबल सोर्स ऑफ एपीआई फॉर मल्टीनेशनल फार्मा, मल्टीनेशनल company. So let us see whether Indian API players will be able to reap or tap this opportunity or not. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। IDBI to continue as private sector bank after sale. तो आईडीबीआई में गवर्नमेंट अपना स्टेक सेल कर रहा है। इसको लेकर के बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी। गवर्नमेंट का 15% इन्वेस्टमेंट रहेगा आईडीबीआई में, तो जो आईडीबीआई वो एज अ गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर बैंक ऑपरेट करेगा या एज अ प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑपरेट करेगा। तो गवर्नमेंट ने क्लैरिटी दे दी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने संडे को क्लैरिटी दे दी है कि जो आईडीबीआई बैंक है वो डिस इन्वेस्टमेंट के बाद, भले ही गवर्नमेंट का 15% रेजिडुअल शेयर है उसमें, लेकिन डिस इन्वेस्टमेंट के बाद जो आईडीबीआई बैंक है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक की तरह ही काम करेगा। इट विल नॉट बी द गवर्नमेंट ओन्ड और स्टेट ओन्ड और other type of bank. After the strategic sale, the government residual will only be 15%, and that is why government is not a main stakeholder into this. और इसी वजह से जो IDBI बैंक है वो अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक की तरह ही काम करेगा. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.